नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम अभी संस्कृत शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो है प्राचीन विधियां वो पूरी कंप्लीट विस्तार पूर्वक पढ़ ली है। और हमने जो है नवीन विधियों की दो विधियां, पाठ्य पुस्तक विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये दो भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ ली है। और आज की अपनी जो नवीन विधि है वो है तीसरी विधि, इसका नाम है विश्लेषणात्मक विधि। तो आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, क्या होता है इस विधि के अंदर कि यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अनुकरण करती है। यह जो विधि है वो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है। शिक्षक सर्वप्रथम पाठ के संपूर्ण अंश को बताता है और तदंतर एक एक अंश का विश्लेषण करता है। सबसे पहले शिक्षक जो है वो पाठ के पूरे अंश को पढ़ा देता है, फिर उसमें जो एक एक अंश होते हैं छोटे छोटे, उस अंश को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके समझाता है विद्यार्थियों को। जैसे कि यथा विभिन्न पदों का विच्छेद, समास विग्रह, संश्लेषण प्रक्रिया का अनुसरण करता है। संस्कृत शिक्षण में यह विधि विशेष रूप से व्याकरण तथा कथा पाठ के लिए की जाती है। संस्कृत में जो विश्लेषणात्मक विधि है, इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से व्याकरण के लिए और कथा पाठ के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं इस विधि के गुण। कौन कौन से गुण हैं अपने इस विश्लेषणात्मक विधि के। देखिए, इसका पहला गुण है शिक्षण सूत्र का अनुसरण करने से मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये जो विधि है वो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है अपना उसका अनुकरण करती है, और इसका अनुकरण करने के कारण ही ये जो विधि है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोई भी विधि हो, जो विधि शिक्षण सूत्रों का अनुकरण करती है तो वह मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसका अगला गुण है कठिन पदों, विषयों के स्पष्टीकरण में भी यह सहायक है। जो कठिन पद होते हैं और जो विषय कठिन होते हैं उनको स्पष्टीकरण करने में भी यह सहायक है। इसका अगला गुण है शिक्षण सरल हो जाता है, रुचिकर और सुग्राह्य हो जाता है। ये तो कि हमने गुणों की चर्चा। अब बात करते हैं इस विधि के दोष की चर्चा। तो इसमें जो कौन कौन से दोष हैं उनको भी हम जान लेते हैं। पहला इसका दोष है कि उच्च स्तर के लिए उपयोगी। ये जो विधि है वो उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है, यानी कि प्राथमिक स्तर हैं उनके लिए ये विधि उपयोगी नहीं है, केवल उच्च स्तर के लिए ये विधि उपयोगी है। अगला इसका दोष है सभी विधियों के लिए उपयोगी नहीं है। जो कि हमने पढ़ लिया है, सभी विधाओं के लिए उपयोगी नहीं है। किसके लिए उपयोगी है? व्याकरण के लिए और कथा पाठ के लिए ही यह उपयोगी है। तो ये तो हमने बात की विश्लेषणात्मक विधि की। अब हम बात करते हैं व्याख्या विधि की। व्याख्या विधि जो अपनी चौथी विधि है नवीन विधियों के अंतर्गत। प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग किया जाता था तथा वर्तमान काल में भी ये जो व्याख्या विधि है इसका प्रयोग प्राचीन काल में भी होता था और वर्तमान काल में भी इसका प्रयोग होता है। कठिन शब्दों, अंशों, नूतन विचारों, सुभाषित वाक्यों के मुख्य भावों को स्पष्ट करने में सहायक है। यह जो व्याख्या विधि है उससे हम कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं, जो अंश आते हैं कठिन उनकी व्याख्या कर सकते हैं, और नवीन विचारों को विद्यार्थियों तक प्रेषित कर सकते हैं, और जो सुभाषित यानी अच्छे वाक्य होते हैं उनके मुख्य भावों को हमें स्पष्ट करने में यह विधि सहायक है। आगे है व्याकरण विधि। ठीक है, अब हम जाने के व्याकरण विधि यानी कि ये जो विधि है व्याख्या विधि, इसके विस्तृत रूप से हम जो पहले पढ़ी थी विधियाँ उस वीडियो में हम पिछले वाली जो वीडियो है उसमें हम इसके विस्तृत रूप से व्याख्या कर दी, यानी कि इसकी प्राचीन विधियाँ जो है उसमें इस विधि के बारे में गुण और दोष जो है वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो दोबारा उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण विधि। आगे आती है अपनी व्याकरण विधि जो कि नवीन विधियों की पांचवी विधि है और मोस्ट विधि है। ठीक है, व्याकरण भाषा की आत्मा है। व्याकरण क्या है? भाषा की क्या है? आत्मा है। तो व्याकरण को भाषा की आत्मा भी कहते हैं। 6 वेदांगों में प्रधान व्याकरण ही है। प्रधानम च षट् स्वंगेषु व्याकरणम, यानी कि 6 वेदांगों में सबसे प्रधान अंग किसको माना गया है? व्याकरण को ही माना गया है। व्याकरण को जो है वेदों का मुख माना गया है। ठीक है, व्याकरण वेद पुरुष का मुख है। क्या है? व्याकरण वेद पुरुष का मुख है। जिस प्रकार व्यक्ति की पहचान मुख से होती है, ठीक उसी प्रकार शब्द की पहचान व्याकरण से
होती है। जिस प्रकार हम व्यक्ति के मुंह देख कर के व्यक्ति का जो है मुंह देख करके ही उसकी पहचान कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो है शब्दों की पहचान व्याकरण से ही होती है। इस विधि के द्वारा छात्र ध्वनि तत्वों, शब्द रूपों और धातुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये होगी अपनी 3 विधि हमने पढ़ ली है, विश्लेषण विधि, व्याख्या विधि और व्याकरण विधि, जो कि अपनी नवीन विधियां थी। वो इन विधियां हैं, मतलब ये 5 विधियां हैं, इसमें हमने पढ़ ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना जो अगला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे हर्बर्टीय पंचपदीय विधि, जो विस्तार से हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज की अपनी विधि है हर्बर्टीय पंचपदी विधि। तो सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदय के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों द्वारा यह विधि शास्त्रीय विधि प्रस्तुत की है। तो यह जो विधि है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की है? हर्बर्ट महोदय के सिद्धांतों के आधार पर किन्होंने प्रतिपादित की है? उनके शिष्यों के द्वारा। ठीक है, आगे हैं, अन्य विषयों के समान संस्कृत शिक्षण में भी इसका प्रयोग शिक्षा शास्त्रियों द्वारा किया गया है। और ये जो विधि है हर्बर्टीय पंचपदी, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं। तो इस विधि के 5 सोपान होते हैं। 5 सोपान कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला इसका सोपान है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना का अन्य नाम भी है जिसको हम बोलते हैं उन्मुखीकरण। तो क्या होती है प्रस्तावना? देखते हैं। यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होता है। ये जो प्रस्तावना है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। पूर्व अर्जित ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं। प्राप्त उत्तर के आधार पर छात्र मानसिक रूप से तैयार होते हैं। आगे हैं विषयोपस्थापन। हमने पहला पॉइंट पढ़ चुके थे हर्बर्टीय पंचपदी विधि का, प्रस्तावना। अगला है विषयोपस्थापनम। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रदर्शनम, प्रदर्शन भी इसको बोलते हैं। तो इस सोपान के द्वारा नवीन पाठ का शिक्षण प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक विधा के लिए विषय उपस्थापन शैली विभिन्न भिन्न होती है। यानी कि विभिन्न चार्टों के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से हम विद्यार्थियों को विषय संबंधित जो है सामग्री प्रदर्शित करते हैं, जिससे जो विषय है वो और अधिक स्पष्ट हो जाता है। अगला इसका बिंदु है तुलना या अमूर्तीकरण। तो इसमें क्या होता है कि छात्रों के द्वारा जहाँ जहाँ काठिन्य का अनुभव किया जाता है उनके निवारण के लिए विषय भावों के उदाहरण के द्वारा, दृश्य और श्रव्य उपकरणों के द्वारा, सार कथन के द्वारा प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर छात्र विषय में कठिनाई महसूस करते हैं उनको निवारण करने के लिए विषय भावों को उदाहरण के द्वारा या दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा और सार कथन का प्रयोग करते हैं इस तुलना के अंतर्गत। अगला इसका बिंदु आता है सामान्यीकरण। तो इस सोपान में छात्र पाठ के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जैसे कि व्याकरण पाठ में उदाहरण से नियम की ओर, गद्य पाठ में पाठ के मुख्य सार की ओर। अगला इसका बिंदु है नियमों, सिद्धांतों के स्रोत तथा साधनों का सामान्यीकरण किया जाता है। ये तो इसके 4 बिंदु थे। अगला इसका बिंदु है प्रयोग। तो प्रयोग में पाठ को पढ़ाने के बाद नववर्जित ज्ञान के प्रयोग के लिए शिक्षण की सफलता का परीक्षण के लिए शिक्षक अभ्यास कार्य कराता है। यानी पाठ को पढ़ाने के बाद में विद्यार्थियों ने जो नया ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को वापस प्रयोग करने के लिए और शिक्षण की सफलता यानी कि शिक्षण जो है वो किस हद तक सफल हुआ है उसकी सफलता को जांचने के लिए शिक्षक अभ्यास कार्य कराता है। अगला है विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान भी इसमें किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा संपादित ज्ञान को पुष्ट करना है। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में, कौन कौन से इसके गुण हैं। तो पहला से गुण है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो विधि है अपनी हर्बर्टीय पंचपदीय विधि, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। अगला इसका गुण है छात्रों का ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि के माध्यम से छात्रों का जो ज्ञान है वो बिल्कुल स्थायी हो जाता है। अगला इसका गुण है शिक्षण सिद्धांतों तथा
शिक्षण सूत्रों का अनुकरण किया जाता है। इस विधि के अंदर जो शिक्षण के सिद्धांत है और जो शिक्षण के सूत्र हैं उन सूत्रों का अनुकरण किया जाता है। अगला इसका गुण है समझने पर बल दिया जाता है। इस विधि में समझने के ऊपर भी बल दिया जाता है। अगला इसका गुण है छात्र निरंतर जांचे जाने चाहिए, यानी कि छात्रों की निरंतर इसमें परीक्षा यानी कि जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके दोष कौन कौन से इसके दोष हैं। तो पहला इसका दोष है सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो विधि है हरवर्टीय पंचपदीय विधि, ये सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे कि विज्ञान है तो विज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा इसका दोष है संस्कृत के सभी विधाओं के लिए उपयोगी नहीं है, और ये जो विधि है वो संस्कृत सभी विधाओं के लिए उपयोगी नहीं है। आज के अपने वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।